Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Who out of all of you have seen the Mission Impossible Fallout, the sixth movie in the series? The people who have not seen it, you have seriously committed a blasphemy. You should switch off the video and immediately watch the movie and then come here. Mission Impossible Fallout is absolutely the best movie in the Mission Impossible series. I am absolutely partial to the Ghost Protocol also, but I think Fallout has a script which is it is actually one of the best action movies ever. Well, nevertheless, coming to the point why we are here today, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का जो मूवी का प्लॉट है, उस मूवी का प्लॉट ये है कि क्लाइमैक्स में जो विलन है उसका प्लान ये है कि सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन कश्मीर, वहां पे जाके वो एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर देना चाहता है। सियाचिन ग्लेशियर में अगर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरे के पूरे इंडिया की गंगा बेसिन एंड अ लॉट ऑफ चाइना का जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब 3 बिलियन लोगों की वाटर सप्लाई कंटेमिनेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऑफ द मूवी, विच विल पुट द होल वर्ल्ड इनटू द anarchy. And then there are some other undercurrents of the political ideologies of anarchies and extremism, ये सब कुछ, but that's the point. So मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो कश्मीर की नुब्रा वैली में शॉट हुआ है, where I think definitely the best action sequence, aerial action sequence जो कि हेलीकॉप्टर वाला है वो शूट हुआ था। उसका प्लान यही था कि ग्लेशियर के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ के पूरे 3 बिलियन लोगों की वाटर सप्लाई को कंटेमिनेट कर देना। वेल, द रील इज एक्चुअली कमिंग ट्रू इन द रियल लाइफ ऑल्सो। हम बात कर रहे हैं कि कम से नहीं कम इंडस जो बेसिन है, गंगा बेसिन जो है और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, इन 3 नदियों के बेसिन के ऊपर, इन 3 नदियों के पानी के ऊपर मोर देन 1 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट, एंड वेरी स्पेसिफिकली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। जो हिमालयन और काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसकी वजह से 1 बिलियन पीपल ऑफ द अर्थ के लाइवलीहुड को जेन्युइन लेवल का थ्रेट है इस समय। लेट्स सी, इसको हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, वेरी स्पेसिफिकली इंडस बेसिन के और गंगा बेसिन के कॉन्सेप्ट में। मैप के द्वारा पहले आप आइडेंटिफाई कर लिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जहां जहां पर इंडस नदी बहती है उसको इंडस बेसिन कहते हैं, जिससे गंगा नदी बहती है दैट इज द गंगा बेसिन, एंड देन इट इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगर इसको एरिया के वाइज देखोगे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान एंड कंप्लीटली नदर्न इंडिया जो है उसको पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड है, विच इज होम टू एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सवाल ये है, काराकोरम रेंज, ये जो कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है हिमालयंस का, इसको काराकोरम रेंज कहते हैं, एंड देन बियॉन्ड दैट ये सारा का सारा जो है हिमालयन रेंज। तो यानी कि हम 3 नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द माउंटेनियस रेंज हम 2 रेंजेस के बारे में बात करेंगे, काराकोरम रेंज के बारे में और द ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में, क्योंकि यहीं पर वो सारे ग्लेशियर लोकेटेड हैं जो कि इन तीनों नदी को फीड करते हैं, इन तीनों नदी में जो पानी देते हैं। कमिंग टू द फैक्ट, जो ये मेल्टिंग स्नो है, ग्लेशियर्स जो हो रहे हैं, इससे स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे जैसे पानी पिघलेगा तो जो ये तीनों नदियां हैं इनके अंदर, रिवर के अंदर फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन फ्लो बढ़ने के साथ साथ सीजनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। सीजनैलिटी चेंज होने का मतलब कि जैसे पहले अगर हम पिछले 100 सालों में देखें तो जो ग्लेशियर्स थे वो जून के समय मेल्ट होना स्टार्ट करते थे, और जून के समय में उस समय इन नदियों में पानी का फ्लो बढ़ता था। ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ये जो पानी का जो फ्लो है, ये जो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है अप्रैल की साइड, तो सीजनैलिटी बदल गई है इन नदियों के पानी के फ्लो की। इसकी वजह से जो फार्मिंग पैटर्न्स हैं, जो दूसरे लाइवलीहुड्स हैं, हाइड्रो पावर सेक्टर्स जो है, वो सारे के सारे चेंज होने वाले हैं, चेंज हो भी रहे हैं रिसेंटली। उसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम जितनी भी फ्लडिंग के जो केसेस हैं उनके भी टाइमिंग्स बदल जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिहार में या वेस्ट बंगाल में जो फ्लड्स आती थी वो जनरली सितंबर के ऑनवर्ड्स आती थी, क्योंकि उस समय तक फ्लो था, जो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स थी वो एट दी हाई पीक पर हो जाती थी। हाउएवर दैट इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू दी मोर जून, जुलाई, अगस्त ऑफ द मंथ। ये सब कुछ एक मल्टीनेशनल स्टडी जिसमें इंदौर, रुड़की, दिल्ली, अहमदाबाद, नेपाल के बड़े सारे से रिसर्चर्स थे, उन्होंने हिमालयंस मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स के ऊपर जो स्टडी की, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड दीज सर्टेन पैटर्न्स। इंडिया में अगर हम कॉन्टेक्स्ट करें, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की स्टेट, पंजाब, नदर्न हरियाणा के कुछ पार्ट्स एंड अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ द राजस्थान, ये सब के सब आते हैं इंडस रिवर बेसिन में। दिस मैप विल क्लियर इट मच मोर। ये पूरा का पूरा इंडियन बेसिन है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी आती है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, राजस्थान का पार्ट आ जाता है, हरियाणा पंजाब के पार्ट्स आ जाते हैं, एंड देन होल ऑफ द पाकिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडस बेसिन। इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा का जो बाकी बचा हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे आते हैं गंगा बेसिन के अंदर।
बहुत क्लियरली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बाकी का एरिया हुआ जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे के सारे हो गए ब्रह्मपुत्र बेसिन के। इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये चीज़ को आपको याद भी रखनी है कि हमारी कौन सी इंडियन स्टेट किस रिवर के बेसिन में इंक्लूड होती है। सो जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंडियन स्टेट, ठीक है, इंडियन यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये आती इंडस बेसिन के अंदर है। हिमाचल प्रदेश इंडियन इंडस बेसिन में आते हैं। हरियाणा, पंजाब के जो नदर्न पार्ट्स हैं, जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, वो इंडस बेसिन में आते हैं। राजस्थान का बड़ा सारा सा जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडस बेसिन में इंक्लूड होता है। ये सारा कुछ सारा, हाँ, ये वाला एरिया। एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो नदर्न इंडिया है वो गंगा में आता है, और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा इंडिया ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है। इसके लिए बेसिन समझना भी जरूरी है। बेसिन क्या होता है? बेसिन को आप सिंपल अपने घर में जो वॉश बेसिन होता है उसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वॉश बेसिन एक सर्कुलर सा बाउल होता है, उसमें आप जहां पे भी पानी डालोगे वो हमेशा सेंटर में चला जाता है। सिमिलरली जब हम लैंड को काउंट करते हैं तो जो लैंड का पूरा एरिया, जितनी भी प्रेसिपिटेशन, जितना भी पानी होता है वो रन ऑफ करके एक बीच में जो सबसे सेंट्रल लोवेस्ट पॉइंट होता है वहां पर चला जाता है। यानी कि जो भी पूरे के पूरे उस प्लेन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, दैट वुड ऑलवेज बी अ रिवर। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो पानी है लैंड से बह के सबसे नीची तरफ जा रहा होता है। दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड कि गंगा इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस्ट का लोअर पॉइंट है, और पाकिस्तान का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी द इंडस। जितना भी पानी उस एरिया में गिरता है वो सारा का सारा सेंट्रली उस रिवर पे पहुंच जाता है। तभी आप अब ये भी जानते हैं कि किस नदी को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है और किसको मेन रिवर कहा जाता है। द रीजन बीइंग कि जो ट्रिब्यूटरी होती है वो हाइट में मेन रिवर से थोड़ा सा ऊपर होती है, हेंस उसका जो पानी होता है वो लोवेस्ट पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये गंगा बेसिन है, इसका मतलब ये है कि जब गंगा यहां से बहती है तो जो जहां से गंगा बह रही है दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन, और चारों तरफ से जितना भी पानी फ्लो हो रहा है या प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा वो नीचे फ्लो करके उस सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के साथ साथ जो प्रेसिपिटेशन का पानी है वो इन नदियों में मिलता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो काराकोरम रेंज है, जहां माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन जो रेंज है यहाँ पर माउंटेन और जो ग्लेशियर्स हैं, इन सब का जो पानी है जब मेल्ट होता है समर्स में, ऑल ऑफ दैट इज एडेड टू दीज रिवर्स। इसके साथ साथ जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स अफेक्ट होंगे, काराकोरम रेंज के और हिमालयन रेंज के, द ऑल ऑफ दीज विल एक्चुअली अफेक्ट द पीपल ऑफ दिल्ली, लाहौर, कराची, कोलकाता एंड ढाका, which amount to nearly 15% of the global population in 1 in 8 people। ये जो मेजर सिटीज हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़, लाहौर की पॉपुलेशन है 1 करोड़, कराची 1.5 करोड़, कोलकाता 1 करोड़, ढाका 1 करोड़, यही अकेले 10 करोड़ कर देते हैं। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया अगर हम काउंट करें, व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ रिलेटेड टू द 3 बेसिन्स, इन 3 बेसिन के अंदर 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज का असर हिमालय के ग्लेशियर्स पे पड़ेगा, दिस लाइवलीहुड एंड द लाइफ ऑफ दिस 15% पीपल विल बी अफेक्टेड। ग्लोबल हीटिंग जो हो रही है उसकी वजह से ग्लेशियर्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ स्नोवॉल और रेनफॉल पैटर्न्स भी बदल रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होगा डाउनस्ट्रीम इन रिवर बेसिन्स के ऊपर। रिवर बेसिन्स का जो भी नीचे के मतलब डाउनस्ट्रीम जो नीचे बहने वाला एरिया है उन सब के ऊपर असर आएगा। स्टडी प्रोजेक्ट करती है ये कि सबसे पहले अभी जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबसे पहले ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो इन नदियों में पानी बढ़ जाएगा टिल द 2050। अभी जब नया देखा जाएगा तो गंगा के अंदर, ब्रह्मपुत्र के अंदर, इंडस के अंदर पानी की जो रन ऑफ है वो बढ़ जाएगा, विच मीन्स इट विल लीड टू मच मोर फ्लडिंग देन इट वाज कॉमन अर्लियर। उसके साथ साथ जब ये रिवर रन ऑफ फ्लो बढ़ेंगे अलग अलग सीजन्स में, कम से कम 2050 तक बढ़ेंगे। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं गंगा बेसिन के कॉन्सेप्ट में और एक इंडस बेसिन के कॉन्टेक्स्ट में। जो बेसिक रन ऑफ है जो हिमालयन काराकोरम रीजन का है उसके अंदर, मतलब सारी की सारी तीनों नदियों के अंदर जो पानी होता है वो स्पेसिफिकली होता है स्नो मेल्ट की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट की वजह से, रेनफॉल की वजह से, और जो ग्राउंड वाटर का बेस फ्लो होता है। ये चारों के चारों इन्वॉल्व होते हैं इन नदियों में पानी देने के लिए। पूरे के पूरे विश्व जो पूरा का पूरा रीजन है हिमालयन काराकोरम का, उसमें से आधे से ज्यादा जो आइस है वो ग्लेशियर्स में है। सो जिस रेट पर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे उसी रेट के ऊपर जो हमारी नदियां हैं ये तीनों की तीनों, इनके अंदर जो फ्लो होगा दैट विल बी डिफाइंड। रिवर्स स्नो मेल्ट कैरी करती हैं फ्रॉम दी हिमालयन काराकोरम माउंटेन्स इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और उसके बाद अक्टूबर में जब ये ग्लेशियर मेल्ट थोड़ा और सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय इनका जो फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं
कि जब मेल्ट वाटर ज़्यादा होगा, ग्लेशियर और आइस तेजी से पिघला करेगी, तब ड्यू टू दिस इंटेंस मेल्टिंग और मॉनसूनल रेन के इंक्रीज होने की वजह से हमें रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा मिला करेगा। उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा फिनोमिना है कि जो ग्लेशियर्स हैं अब पहले मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, दे आर मेल्टिंग अर्लियर। पहले वो जून में मेल्ट किया करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड मेल्टिंग इन अप्रैल, जिसकी वजह से जो नदियों का जो फ्लो है या जो मेल्ट वाटर है, इसकी सीजनैलिटी में भी चेंज होगा। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हमारे फार्मिंग और जो क्रॉप पैटर्न्स है वो हमारे रिवर्स के मेल्टिंग वाटर्स के ऊपर ही बेस्ड है। हमारे रिवर्स, हमारे खेतों में पानी पूरे पूरे नदन प्लेन में तभी खेतों को बोया जाता है जब उसका पानी वहां पर आना स्टार्ट हो जाता है नदी में। द सीजनैलिटी ऑफ द मेल्ट वाटर ऑफ द रिवर्स विल अफेक्ट द फार्मिंग पैटर्न्स ऑफ द लाइवलीहुड्स ऑफ ऑल दिस पॉपुलेशन। ये सीजनैलिटी की वजह से इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा और लाइवलीहुड पर भी फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ लोकल, रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट पे चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, चेंज होने की वजह से अलग अलग प्रकार के इंपैक्ट पड़ेंगे हिमालयन काराकोरम रीजन पर। सबसे पहले दो डिफरेंस करते हैं। इंडस बेसिन जो है वो स्पेसिफिकली ग्लेशियर, मेल्ट वाटर और स्नो मेल्ट पर डिपेंड करता है, यानी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाला एरिया है। इंडस जो है नदी, उसका जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर है, उसके अंदर जो फ्लो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्लेशियल मेल्ट वाटर एंड द स्नो मेल्ट। वेरएज गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मेजर फ्लो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अर्लिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहले आएगा इंडस बेसिन पर, सेकंड नंबर पर आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के ऊपर। व्हाई? बिकॉज द इंडस इज मोर बेस्ड ऑन द ग्लेशियर मेल्ट वाटर। एक स्टडी बताती है कि जो इंडस रिवर रन ऑफ है, इंडस के अंदर जो पूरे साल में जो पानी बहता है, उसमें से 21 to 40% या 22 to 49% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टडीज, मतलब 25 से 50% तक का जो पानी है वो ग्लेशियर या आइस की वजह से आता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें, सो 20% ऑफ दैट वाटर कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर और द स्नो मेल्ट, और बाकी जो 66% है वो मॉनसून की वजह से होता है, 14% ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। सो यू सी द डिफरेंस। इंडस में 50% ग्लेशियल वाटर है, ग्लेशियल मेल्ट की वजह से, आइस की वजह से आता है, वेरस गंगा और ब्रह्मपुत्र में 20-21% के करीब ग्लेशियल रीजन्स की वजह से आता है। विच मीन्स कि अगर ग्लेशियल पहले मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो इंडस बेसिन इज मच मोर सेंसिटिव टू दैट चेंज। माउंटेन कम्युनिटीज और जो भी लोग डाउनस्ट्रीम रहते हैं, दे आर एक्चुअली मच मोर प्रोन टू दिस क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, यू नो कि इन दीज एरियाज हैव रिसेंटली बीन इंक्रीजिंग। आप कई सारे फ्लडिंग देखते हैं, क्लाउड बर्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेवरल न्यूज जो कि हिमालयन स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में रिसेंटली आ रही हैं। दोज डिजास्टर्स आर ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेट समवेयर। ये हिंदू कुश हिमालयाज के जितने भी लोग हैं, विच इज एब्सोल्युटली द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, उनको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। इंडीड लार्ज प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 1 बिलियन ऑफ द पीपल। इनके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद कीजिए। क्लाइमेट चेंज हर एरिया को अलग तरीके से, वेरीड तरीके से अफेक्ट करता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें हिमालयन काराकोरम रेंज में दिखता है। ठीक है, हिमालयन काराकोरम रेंज में एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं काराकोरम एनोमली। काराकोरम एनोमली का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिफिक एविडेंस शो कर रहा है कि हिमालयन के जो सारे के सारे ग्लेशियर हैं, दे आर रिड्यूसिंग और मेल्टिंग एट अ ग्रेटर रेट देन दे यूज्ड टू, मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट द ग्लेशियर्स इन द काराकोरम विच इज कंसिडर्ड अ काराकोरम एनोमली। मतलब कि ये कि काराकोरम में या तो ग्लेशियर स्टेबल हैं या दे आर ग्रोइंग as opposed to the retreating glaciers in the Himalaya in the face of the climate change. This is to explain कि climate change एरियाज को सिमिलरली, ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि वार्मिंग बढ़ गई है सारे ग्लेशियर्स इकट्ठे मेल्ट हो जाएंगे। डिफरेंट एरियाज विल बी अफेक्टेड इन डिफरेंट मैनर, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है काराकोरम हिमालय में काराकोरम एनोमली। यानी कि काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, वहां की जो ग्लेशियर्स हैं इन लास्ट फ्यू डेकेड्स, ईदर दे हैव बीन स्टेबल या फिर दे हैव बीन इंक्रीजिंग इन साइज, whereas all other glaciers in the Himalayan region are reducing or retreating. काराकोरम के जो ग्लेशियर्स हैं, दे आर शोइंग पॉजिटिव मास बैलेंस। पॉजिटिव मास बैलेंस का मतलब ये है कि एक साल में जितना मेल्ट होता है, तो जब विंटर्स में वहां पर आइस या स्नो गिरती है तो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर 10% मेल्ट हुआ है तो वो 12%, 13% बढ़ जाता है। वेरेज अगर हिमालयन ग्लेशियर्स की बात करें, अगर 15% मेल्ट हुआ है तो जब स्नो या आइस हुई तो सिर्फ 10% एक्चुअली में इंप्रूव हुआ। तो जो पॉजिटिव मास बैलेंस है वो हमें शो हो रहा है काराकोरम के अंदर, विच इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ द वेरिड
इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब ये रीजन है, काराकोरम के अंदर थोड़े से पिक्यूलियर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, हायर स्नोफॉल हो रहा है, टेम्परेचर्स वहाँ पे समर में लोअर्स हैं, इसका ग्लेशिएटेड जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो नियर टर्म इंक्रीज होगा मेल्ट वाटर के अंदर, ये एक्चुअली में हमारे लिए रिस्की होगा। वी माइट फील कि नदियों में पानी ज़्यादा आ गया है, सो इट विल एक्चुअली लीड टू लेस वाटर स्कार्सिटी। हाउएवर इट इज एक्चुअली पैराडॉक्सिकल। इट इज समथिंग लाइक कि एक आपके बैंक अकाउंट में अगर बहुत आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप महीने में 50,000 रुपये खर्च करते थे और सडनली आप उसको 1 लाख रुपये खर्च करना स्टार्ट कर दे, सो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू एक्सपेंड मच मोर इजीली। तो जो ये इंक्रीज कैश फ्लो इन द नेम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज हो जाएगा, बट उतनी ही जल्दी इट विल रन ड्राई इन द लॉन्गर रन। ये मल्टीनेशनल जो स्टडी है, ये स्पेसिफिकली इसलिए की गई थी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको, उसके जो ग्लेशियर्स के ऊपर, आइस के ऊपर, माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर जो इम्पैक्ट्स है उनको हाईलाइट करने के लिए, स्पेसिफिकली हाइड्रोलॉजी और ग्लेशियोलॉजी में क्या क्या गैप होंगे, एंड टू आइडेंटिफाई कि इन दोनों ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की जो स्टडीज हैं इनके अंदर जो गैप्स हैं उनको प्लग किया जा सके, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, वो आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो सके या फ्यूचर पॉलिसीज बना सके। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, और उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे ऐसे नेचर सेंसिटिव एरियाज लाइक हिमालयाज और द काराकोरम, और जिनका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होगा जो लोअर बेसिन्स में, प्लेन्स में जो लोग रह रहे हैं। बिकॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज द नदर्न प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। दे आर द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, बिकॉज यहाँ पर मिलियंस, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, इट शुड बी बिलियंस, डिपेंड्स ऑन दीज 3 रिवर्स। ये रिसर्च की जो गैप्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो मिशन इम्पॉसिबल प्रोटोकॉल का जो एक्चुअल प्लॉट था उसमें कोई इविल सिनिस्टर विलन तो नहीं इंक्लूडेड है, बट इट विल एक्चुअली कम ट्रू। If you need the PDF of this class, or if the Mission Impossible Protocol is your favorite movie of the Mission Impossible series, then you should definitely join this Telegram channel. I'm a little bit partial to the Ghost Protocol also, so all those people can also. Rest everything else is up for debate. I'll see you in the next class.